क्लोज लूप। तो मैंने इसके आसपास एक क्लोज लूप बनाया such that the straight wire is the axis of the circular loop. At a distance r, इस लूप के ऊपर, जैसे गॉस लॉ में इमेजिनरी सरफेस होते हैं, दिस इज इमेजिनरी लूप। तो अगर मैं पूछूं इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बायसेविट्स लॉ के हिसाब से? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स ही होगी। अगर ये स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू द लूप, मतलब इनवर्ड्स है। यहाँ पे मैंने जो ऐसे मार्क किया है, आप दोनों को इनवर्ड्स मार्क कर सकते हो, या आप यहाँ मार्क करने की जगह इधर मार्क कर लो। कि मैं अगर इस पॉइंट पे मार्क कर दूं तो इधर मैं बी और डीएल की डायरेक्शन सेम मार्क कर सकता हूं। तो बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा? BDL। बीडीएल कॉस जीरो। बी डॉट डीएल इज बीडीएल कॉस जीरो। सारे लूप पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा। मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। म्यू नॉट आई बाय 2r तो कांस्टेंट। पाई भी तो क्या चीज? पाई। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई आर। 2 पाई आर। दिस विल बी म्यू नॉट आई। यही प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। So using Ampere's law, sorry, Biot-Savart result, you can prove Ampere's law. देखो समझ आ रहा है? सर इसमें जो वर्ड यूज हुआ है क्लोज लूप, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे हम गॉस लॉ में लेते थे ना क्लोज्ड सरफेस, यस सर। इसमें भी हमने वही वैसे ही रूल्स रहेंगे कि आपको एक इमेजिनरी क्लोज लूप मानना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्लोज लूप वहां से पास करना चाहिए। जैसी बॉडी की या करंट डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री है, लूप भी आपको वैसे ही लेना है। तो उसमें तो हमने, अगर आपको याद है, दो सरफेस लिए थे, या सिलेंडर या स्फीयर। इसमें जनरली यस। सर्कुलर ही आएगा हमेशा हमारा जो ओके। क्लोज लूप होगा। मतलब रेक्टेंगल भी आ सकता है। सोलेनॉइड की जब बोर्ड वाली डेरिवेशन करेंगे तो रेक्टेंगल भी लेंगे। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब आपको क्लोज लूप खुद से सिलेक्ट करना होता है, पर बहुत सारे केस नहीं है जनरली। यू कैन से न्यूमेरिकल्स तो जनरली सर्कुलर लूप से ही सॉल्व होंगे सारे। बोर्ड की एक डेरिवेशन है जिसमें हम रेक्टेंगुलर लूप भी लेके करेंगे, बट अगेन इट्स एन इमेजिनरी लूप जो आपको सिलेक्ट करना है। गॉस में भी जैसे था कि हमने किया था कि अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने गॉसियन सरफेस को स्फीयर माना था। मैं स्फीयर की जगह कुछ और भी मान लूं तो गॉस लॉ गलत नहीं होगा, बट हमारे लिए वो प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन टफ हो जाएगी। इंटीग्रेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। इसमें भी वही रीजन है। मैं क्लोज लूप किसी भी शेप का ले सकता था। जैसे मैं ऐसे लेने की जगह आर्बिट्रेरी शेप ले लेता, तो बी वेरिएबल हो जाता। बी यस सर। वेरिएबल हो जाता तो फिर हमारे को इंटीग्रेशन में मुश्किल आनी थी। तो बोर्ड ने इसलिए सिंपल वाली डेरिवेशन सिलेबस में रखी हुई है कि आप सिमेट्री के हिसाब से क्लोज सरफेस लेके प्रूफ कर दो। सो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं इसको। प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ, सिर्फ डायग्राम बनाना। So you can write, to prove Ampere's law, consider a long, thin straight wire carrying current I
in direction as shown and lying in the plane of paper, and lying in the plane of paper. The magnetic field intensity, the magnetic field intensity for the straight conductor at a distance r as shown in figure is given by B is equals to mu naught I by 2 pi r, mu naught I by 2 pi r, and magnetic field will be in the form of concentric circles perpendicular to the plane of paper with a center lying on the conductor. Assume Ampere's loop to be, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसियन सरफेस था, इसमें एम्पियर्स लूप. Assume Ampere's loop to be a circular loop. Assume Ampere's loop to be a circular loop with its axis coinciding with a wire. The line integral of magnetic field for this closed loop is because बोर्ड में आती है इसलिए मैं सारी स्टोरी लिख रहा हूँ साथ में. Integration of b dot dl is equals to mu naught I. क्लियर है सबको? सर एक बार बताना वो बी और डी एल कैसे पैरेलल है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और हमने एम्पियर्स लूप भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया है, दोनों सेम ही ले लिए ना. ओके सर. ये था लॉन्ग स्ट्रेट वायर. नेक्स्ट
एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है विच इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंड्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन. सिलेंड्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन मींस उन्होंने ऐसे दिया कि हमारे पास एक सिलेंडर है ऑफ रेडियस r, से कैपिटल R. And कहा है कि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. किसमें करंट I फ्लो कर रही है which is distributed uniformly through its cross sectional area. मतलब it's not anything like skin effect. पूरे सिलेंडर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट की. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड बताना है से एट एनी पॉइंट इनसाइड इट R1 एंड एट एनी पॉइंट आउटसाइड इट. तो फिर हम सरफेस पे निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग R1 और R2 इज इक्वल्स टू कैपिटल R. तो अगेन जैसे हमने गॉस लॉ में किया था एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट. अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है से इस पॉइंट P1 पे, तो जो आपका एम्पियर्स लूप है इट शुड पास थ्रू P1 एंड इट शुड हैव सेम सिमेट्री. सो मैंने एम्पियर्स लूप माना कि दिस इज एन एम्पियर्स लूप ऑफ रेडियस R1. पूरे सिलेंडर में से करंट I फ्लो कर रही है, इसमें से कितनी करंट फ्लो करेगी एम्पियर्स लूप में से? अगर पूरे सिलेंडर में से करंट I फ्लो कर रही है तो सिर्फ एम्पियर्स लूप में से. I into R1 square by capital R square. हम पहले करंट पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे. करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी कितनी आ रही है? I by pi पाई capital. में पाई कैपिटल R स्क्वायर. तो फिर स्मॉल लूप में निकालनी है तो, एंड दिस इज एम्पियर्स लॉ. लूप में जो आपने एम्पियर्स लॉ में लिखा म्यू नॉट I. I इज नॉट द टोटल करंट, I इज करंट थ्रू एम्पियर्स लूप. सो आपने जो I की वैल्यू पुट करनी है एम्पियर्स लॉ में वो ये करनी है IR स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर. यहाँ पे हम एम्पियर्स लॉ लगा देंगे एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू. बट अगर मैं बाहर वाला पॉइंट लेता हूं, अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो एम्पियर्स लूप ये लार्जर सर्कल, इसमें करंट थ्रू एम्पियर्स लूप, आई आई टोटल करंट I बिकॉज़ अब पूरा सिलेंडर एम्पियर्स लूप के अंदर आ गया. तो इसके लिए करंट थ्रू एम्पियर्स लूप इज I, इसके लिए करंट इज IR स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर. इतना समझ में आया पहले? यस Yes. ठीक है. You can write heading डाल लो magnetic field intensity for cylindrical current distribution. Magnetic field intensity for cylindrical current distribution. मैं इसको थ्योरी की तरह करा रहा हूँ, अदरवाइज इट्स एन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल. तो इसको इंपॉर्टेंट ही समझो बिकॉज एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन देता है जो मतलब जो उन्होंने डेरिवेशंस न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए. जैसे एक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले की थी मिलमैन्स थ्योरम, जहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था क्रॉस ड्यू टू नॉन आइडेंटिकल सेल्स. तो वो है तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बट वो उसको थ्योरी में डाल देता है. So एक बार heading repeat कर दो. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंड्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं कैपिटल आर एक बार बता दो क्या लिया आपने. कैपिटल R इज रेडियस ऑफ सिलेंडर. कि पूरे सिलेंडर का रेडियस है. हमने एक बार इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक बार एक्सटर्नल पे निकालना है. मतलब एक बार डिस्टेंस स्मॉल r1 पे और एक बार स्मॉल r2 पे. सेकंड नाम आई कैसे आया मुझे समझ नहीं आया. अगर मैं ये एम्पियर्स लूप लेता हूं तो इसके अंदर से कितनी करंट पास करी है? पूरा सिलेंडर इसके अंदर आ गया. हाँ जी सर. तो सिलेंडर में करंट कितनी है? I वही इस लूप में से होगी. जैसे हम गॉस में करते थे, गॉस में अगर स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे निकालें तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस हम क्या लेते थे? Point charge at चार्ज center. ऑन द स्फीयर. तो हम पूरे चार्ज को ले लेते ना, पूरा स्फीयर अंदर आ गया तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस वाज टोटल चार्ज. सिमिलरली अगर मैंने बड़ा एम्पियर्स लूप बनाया है तो करंट इनसाइड इट इज टोटल करंट. सो यू कैन राइट consider an infinitely long cylinder. Consider an infinitely long cylinder of radius capital R. Of radius capital R
with current uniformly distributed throughout its cross-sectional area. Current uniformly distributed throughout its cross-sectional area. According to symmetry, the magnetic field intensity at same distance from the axis of cylinder will have same magnitude. सर एट सेम डिस्टेंस के बाद क्या बोला था? From the axis of cylinder will have same magnitude and is in the form of concentric circles. ये सेंटेंस समझ में आया मैंने क्या लिखा? बिकॉज सिमेट्रिक है बॉडी, तो अगर मैं यहाँ पे एट अ डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर निकाल लूँ मैग्नेटिक फील्ड, या किसी भी डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस आर पे निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा. सो इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के होंगे. फर्स्ट पॉइंट लिखो. ए पार्ट इज फॉर एनी इंटरनल पॉइंट ब्रैकेट में R1 लेस देन कैपिटल R. For any internal point R1 less than capital R. For any internal point R1 less than capital R. We assume Ampere's loop to be current per unit area. सर ये आपने करंट डेंसिटी को ये जे लिखा है? J. हाँ, करंट डेंसिटी का सिंबल ही J होता है वैसे भी. ये ठीक है. स्टेप क्लियर है सबको Yes, sir. कि मैंने I की वैल्यू डाल दी. अगेन कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं. B into integration of dl. This will be equals to, और इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब कौन सा लूप? एम्पियर्स लूप. तो इंटीग्रेशन ऑफ dl फॉर एम्पियर्स लूप इज 2 pi r1. 2 pi r1. मेरे पास रिलेशन क्या बन गया? b into 2 pi r1 mu naught I r1 square upon r square. So implies b will be यही आया इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई r1 upon 2 pi r square. ग्राफ बनाओ इसका तो कैसा बनेगा? straight line. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. Straight line.
मेरे को अगर सरफेस पे निकालना है तो R1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R, R1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R लोगे तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। मतलब इससे क्या कंक्लूड करें वे? सरफेस पे निकालना है तो यू कैन एज्यूम लाइन चार्ज वो whole वायर। current to be flowing Whole in a current to be straight line along the axis. Because अगर ये सिर्फ यही करंट होती I तो at a distance R यही मैग्नेटिक फील्ड आना था। सर एक बार आपने जो कहा था कर दो, उसका कंक्लूजन क्या था? क्या? अगर R1 इज इक्वल टू R वही है लिख तो रहे हैं। कंक्लूजन क्या था? You can assume current to be flowing along the axis of cylinder. So mu naught I by 2 pi R. So internal points के लिए it's a direct proportionality. External point पे निकालना है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। two pi R2 मतलब unit I by 2 pi small r. because external point पे निकालना है तो Gaussian sorry Ampere's loop is a larger circle. External point पे निकालेंगे तो you will take the Ampere's loop as so you can write for external point. इसमें पहली वेरिएशन क्या लगता है आपको, क्या आ सकती है? जो हम करंट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले सकते हैं वो उसको वेरिएबल दे सकते हैं। They can say like current per unit area is variable. एक्सक्यूज मी ऐसे सर। कोई रिलेशन दे दें। हाँ जी। सर करंट तो जैसे सिर्फ कंडक्टर से फ्लो कर सकते हैं, तो कंडक्टर में तो ऐसे केस नहीं बन सकते। तो फिजिक्स में हम तो कुछ भी कर लेते हैं। मैंने इसीलिए तो बोला स्किन इफेक्ट नहीं लगाना, बिकॉज उन्होंने अगर कहा है करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको मानना पड़ेगा, और अगर वो कहें कि करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो वो भी मानना पड़ेगा। आप ये थोड़ी कह सकते हो मैं क्यों मानूं, ऐसे हो नहीं सकता। वैसे अगर मैं उस वे में बात करूं तो मैंने तो आधी फिजिक्स आपको आज तक गलत पढ़ाई है, वो हो ही नहीं सकती, बिकॉज दैट्स ऑल क्लासिकल फिजिक्स, पुराने जमाने वाली साइंस। तो वो जो माने एज्यूम कर लो वो कर लो बस। बस सर अगर ये वेरिएशन करें तो भी सर एक्सटर्नल पॉइंट पे तो सेम ही रहेगी। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बट आपको टोटल करंट तो निकालनी पड़ेगी ना पहले, यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ जेडीए करके। यस सर उससे आगे। जे इज करंट पर यूनिट एरिया, तो आपको पहले सिलेंडर के अंदर वो थिन हॉलो सिलेंडर्स लेने पड़ेंगे, या आपको छोटी छोटी डिस्क को ज्वाइन करके कुछ मतलब सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे आप करंट निकाल पाओ, बट यू हैव टू फाइंड करंट। सो यू कैन राइट दिस फॉर एक्सटर्नल पॉइंट Ampere's loop is, for external point Ampere's loop is concentric circle, sorry, coaxial circle of radius r2, coaxial circle of radius r2, current through Ampere's loop is total current through Ampere's loop is total current I in the cylinder, total current I in the cylinder using Ampere's law. Integration of dl is
2 पाई R2। सो अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ग्राफ बनाऊं रेडियली डाउन। तो मैं इसी पे ही बना सकता हूँ उसे ऐसे। एक्सटर्नल का इसी के ऊपर, ये इंटरनल रीजन हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। ग्राफ दिखाना है। एक्सटर्नल पॉइंट पे बनाना है ना, तो इनवर्स का ग्राफ इंटरनल पे, जैसे आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बनाई थी, एक्सटर्नल पे इनवर्स, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटरनल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और ये सरफेस है, मतलब सरफेस पे मैक्सिमम होगा, एक्सेस से सरफेस तक आओगे तो बढ़ेगा, सरफेस के बाद कम होना शुरू हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट्स पे। एक आपको इस पे बेस्ड कंसेप्चुअल आता है, why flexible wires are twisted when used in household circuits। क्वेश्चन समझ आया? एक बार दोबारा फ्लेक्सिबल बताएं। वायर पता है कौन सी होती है? कॉपर वायर। मतलब मार्केट से अगर आप वायर लेने जाओगे ना, दे आस्क अ क्वेश्चन 2 कोर और 3 कोर, मतलब वायर के अंदर 2 वायर्स चाहिए, जैसे एक रेड और एक से ब्लू, या रेड और येलो, या अंदर 3 वायर्स चाहिए। तो मार्केट से अगर ऐसे कभी लूज वायर लेके आओ कनेक्शन करने के लिए, वो ट्विस्टेड होती हैं। मतलब अगर उन्होंने वायर आपको बना के दिया है, वो इस तरह से बनाते हैं, और इसके साथ एक और दूसरी वायर वो जोड़ देते हैं ऐसे ट्विस्ट करके। तो ये पूछा, ये ऐसे ट्विस्टेड क्यों बनाते हैं? 2 वायर्स अलग अलग क्यों नहीं रखते सीधी? व्हाई दे ट्विस्ट द वायर? व्हाई दे ट्राई टू फॉर्म इट लाइक दिस? इसका रीजन क्या हो सकता है? कि सीधी वायर बनानी आसान थी, कि ऐसे एक येलो वायर ले ली और ऐसे एक से पिंक वायर ले ली, बट ऐसे वायर कभी नहीं मिलती आपको मार्केट में, हमेशा ऐसे ही मिलेगी वायर। तो ऐसी वायर क्यों मिलती है, ऐसे क्यों नहीं मिलती? सर उसमें स्ट्रेट वायर में आपस में फोर्स लगेगी। सर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है? नहीं, प्लास्टिक जैकेटेड वायर्स होती हैं, प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, एक के ऊपर येलो, एक के ऊपर रेड, या ब्लू एंड रेड, ऐसे रेड मतलब जिसमें से, जिसको हम लाइव वायर बोल देते हैं कनेक्शन करते टाइम। आप एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, करके देखना। इन दोनों वायर्स में जब कनेक्शन करेंगे, करंट सेम डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट? ऑपोजिट। सर ऑपोजिट। मैं अगर इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, दोनों का सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट? सेम। 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 ऐसे 2 वायर्स लेना, अलग, इंडिपेंडेंट, कनेक्शन करना है इसके साथ कोई भी, मतलब एक एंड तो प्लग में चला जाएगा, दूसरे एंड पे यू कैन हैव से सम डिवाइस, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई डिवाइस लगा देना। लेट द करंट फ्लो। घर में पेन ड्राइव है कि सबके? यूएसबी ड्राइव, कोई भी, मेमोरी कार्ड है ना, इसके बीच में मेमोरी कार्ड रख देना, एंड लेट द करंट फ्लो फॉर सम टाइम। उसके बाद मेमोरी कार्ड को डालना अपने फोन में, इट विल से डाटा रिडंडेंसी एरर, दिस मेमोरी कार्ड कांट बी यूज्ड, खराब हो गया वो परमानेंटली। ऐसा क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ हो गया। सर कोई Because रेडियो की वजह से। मेमोरी कार्ड के अंदर होते क्या है बेसिकली? सेमीकंडक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल्स। उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, जिनको अलाइन करके हमने डाटा स्टोर किया होता है।
आपने जब कोई भी एड्रेस सेव किया, कोई नंबर सेव किया, कोई फोटो सेव की, तो उसके अंदर रीजन्स होते हैं जिसके अंदर वो डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे टू सेव दैट डाटा। अब जब आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एंड जो पेन ड्राइव होती है, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक डिवाइसेस। जब आपने उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने टॉर्क एक्सर्ट की उन डाइपोल्स पर और उनके अलाइनमेंट को चेंज कर दिया। अब अलाइनमेंट चेंज होगी मतलब उसके अंदर जो डाटा स्टोर था, अब आपका फोन उसको रीड नहीं कर सकता बिकॉज वो डाटा खराब कर दिया सारा। तो इट स्टार्ट्स गिविंग एन एरर। तो जिसको ट्राई करना है कर सकता है, नहीं तो किसी और का मेमोरी कार्ड लेके ट्राई कर लेना। कोई फ्रेंड आपका ऐसा है जो आपके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, बट दिस विल डैमेज। बेसिकली ट्विस्टेड का रीजन होता है, आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं ऐसे वायर बनाता हूं और कोई भी पॉइंट लो इस वायर के आसपास, मान लो ये पॉइंट P1, और एक इस वायर के आसपास मैंने कोई पॉइंट लिया P1 यहां पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ या जीरो हो जाएगा? दोनों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड इधर सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट, सर ऑपोजिट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेग्लिजिबली। क्योंकि डिस्टेंस ही सेम है r, दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे दोनों वायर सेम डिस्टेंस पे हैं P1 से। दैट मीन्स अगर आप ट्विस्ट नहीं करते तो उन वायर्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाता है जब आप ऑपरेट करते हो, एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन डैमेज लॉट ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक डिवाइसेस। मतलब जैसे आपके घर में मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं कौन सी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रहा है? घर के अंदर कौन सी डिवाइस में मैग्नेट लगी है? जनरेटर। मोटर। के अंदर थोड़ी पड़ा है वो, बाहर पड़ा है वो तो। सर उस मोटर थोड़ी रखा होगा वो, आपके जो मतलब कमरों के बाहर है ना, कि घर के अंदर थोड़ी कुछ कर रहा है, बाहर होने तो जो होता है घर के अंदर डिवाइसेस में मैग्नेट है। सर मोटर। फैन वगैरह। अब मोटर घर के अंदर लगाई है, कौन सी मोटर लगाई है ऐसी सर फैन वगैरह में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो? फैन। सर फ्रिज फ्रिज में आ गया। फ्रिज के अंदर मैग्नेट लगे, अच्छा, वो जिससे दरवाजा बंद हो जाता है, बट दीज आर वीक मैग्नेट्स। आपके घर में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी वो अगर स्पीकर्स अच्छे बड़े हैं कोई भी, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स इनसाइड देम, स्पीकर्स में। तो अब नॉर्मल अगर आप स्पीकर लेके आते हो, एक ब्रांड में भी, एनी ब्रांड, सोनी, सैमसंग, कोई भी, तो उन्होंने उन स्पीकर्स को मैग्नेटिकली शील्ड किया होता है। मैग्नेटिकली शील्ड का एक वे पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, कि वो जो स्पीकर्स की मैग्नेट है उनका मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग स्पेस में नहीं आ रहा। बट वही अगर आप स्पीकर एक से लोकल शॉप से लेके आते हो जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो ऐसी चीजों पे खर्चा नहीं करते। दे विल गिव यू स्पीकर साउंड भी चाहे जैसी मर्जी हो, बट इट हैज मैग्नेटिक फील्ड ऑन सराउंडिंग्स। तो अगर आप उस स्पीकर के ऊपर फोन रखोगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपकी मेमोरी डैमेज कर देगा वो, जो फोन की मेमोरी है, बिकॉज इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पे भी हमने इसीलिए नहीं रखा, ऐसे ट्विस्टेड बनाई है ताकि इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना हो। Because lot of devices in home can be affected by the magnetic field, जब external magnetic field लगना शुरू होगा। So इसलिए हम ट्विस्टेड बनाते हैं। डेरिवेशन में देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं कोई न्यूमेरिकल कराता हूँ। डेरिवेशन ठीक है ये? यस सर। बिकॉज आज के लिए डेरिवेशन ही करेंगे, कल फिर दो एप्लीकेशन सिमिलर है वो कल करेंगे, अभी न्यूमेरिकल करते हैं कोई। सो यू कैन राइट। सर जैसे परमानेंट मैग्नेट से भी मेमोरी का डैमेज हो सकता है? आप परमानेंट से भी खराब हो सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट आप है घर में परमानेंट मैग्नेट? कई बार होती है ना, खेलने के लिए खरीदी होती है बचपन में मैग्नेट से, बच्चे बहुत खेल। तो घर में जिसका मेमोरी कार्ड खराब करना, वो पकड़ना हाथ में, मैग्नेट उसके ऊपर रब कर देना, बिकॉज आपके घर में ना दो तरह की मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। एक को हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक स्टोरेज, जो डैमेज नहीं होती नॉर्मली एक्सटर्नल फील्ड से। हार्ड मैग्नेटिक स्टोरेज इज लाइक जैसे सीडी या डीवीडी, सो दैट इज अ हार्ड स्टोरेज डिवाइस। इट्स जनरली इट्स नॉट डैमेज्ड, कि अगर आप मैग्नेट के पास भी रख दोगे।
सर हार्ड ड्राइव भी उनके अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर भी यही कंसेप्ट होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड। अब अगेन हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के अंदर आपके दो तरह की हो सकती है, वन इज कॉल्ड एसएसडी एंड एचडीडी। एसएसडी बेसिकली जो होती है दैट इज, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी डेटा रीड करने की अलग है, फिजिक्स बिहाइंड देम इज ऑलमोस्ट, मतलब मैग्नेटिक कंसेप्ट इज सेम। जो एचडीडी होती है बिकॉज उसमें रोटेट करना होता है डिस्क को, एंड उसको फिर रोटेटिंग डिस्क को रीड करते हैं। Whereas SSD में the data can be picked up from any point, कोई rotating parts नहीं होते, तो जब rotating parts नहीं होते तो लाइफ इंक्रीज हो जाती है, डाटा रीड फास्ट हो जाता है। कि जैसे आप अगर लैपटॉप लेते हो तो रैम को तो बहुत ज्यादा बढ़ाने का फायदा नहीं है, आपने 8 GB रैम रखी है तो दैट्स इनफ फॉर ऑल द एप्लीकेशंस जो आप चलाना चाहते हो। बट अगर आप SSD लगा लो तो एप्लीकेशन फास्टर लोड होने लग जाती हैं, बिकॉज विंडोज को वो फिर एसएसडी में इंस्टॉल कर देते हैं, बिकॉज उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, डाटा कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम एनीवेयर एंड इट कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर। वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, बिकॉज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आप पढ़ोगे जब, अगर आप में से काफी लोग हो सकता है कंप्यूटर साइंस में जाएं, ऑप्टेन मेमोरी के बारे में पढ़ोगे। ऑप्टेन मेमोरी क्या होती है? लैपटॉप्स में ही लगती है ऑप्टेन मेमोरी। कैश मेमोरी। Optane memories, that's a new concept introduced by Intel. Optane memory है कि आपकी एक साथ में, मतलब जो मेमोरी लगी है वो तो ठीक है, एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, वो एक 16 GB की या 32 GB की ऑप्टेन मेमोरी साथ में लगा देते हैं, एसएसडी होती है वो भी। इट बेसिकली सेव्स यूर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशंस। कि जैसे आप फोन में कई बार देखो तो वो फेवरेट्स का एक होता है कि आपने कॉन्टेक्ट्स में जो फेवरेट्स है उनका अलग लिस्ट बना सकते हो, तो आपको सर्च नहीं करना, फेवरेट्स में जाके उनको कॉल कर लो। तो ऑप्टेन मेमोरी क्या करती है कि वो, आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ज्यादा खोलते हो तो उसको ऑप्टेन मेमोरी में उसको लोड करने के लिए स्टोर कर देती है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो वर्ड पे खोलने के लिए, इट ओपन्स वेरी फास्ट, बिकॉज वो सारा डेटा उसका, उसको पूरी हार्ड डिस्क को सर्च नहीं करना, उसको एसएसडी पूरी को सर्च नहीं करना, वो एक छोटे से जगह पे उन्होंने वो सारी चीजें सेव कर दी हैं जो आप ज्यादा यूज करते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजें जल्दी लोड होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग फास्ट, तो बहुत कुछ नया आता रहता है। So you can write a numerical. सर एक मिनट फर्स्ट पेज कर दो, एक मिनट नोट नहीं किया था प्लीज। ये वाला सर इससे पिछला से पिछला कौन सा था? So you can write a numerical. If current density in a linear conductor, if current density in a linear conductor of radius a varies with r as j is equal to kr square, varies with r as j is equal to kr square. Where k is constant and r is perpendicular distance from the axis of conductor. Find magnetic field intensity. Find magnetic field intensity at any internal point.
R1 at a distance, at any internal point at a distance R1 and external point at a distance R2. So अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, P1 और P2 पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन बट करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है. करंट डेंसिटी इज J is equal to KR square. मैं इसका अगर एक डायग्राम और बनाऊं, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का व्यू लें. ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस R1. तो मेरे को सिर्फ इस रीजन में करंट चाहिए, इस डिस्क में. अगर मेरे को इस डिस्क में करंट चाहिए तो डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू रिंग्स. तो मैंने एक स्मॉल रिंग कंसिडर कर ली. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा अगर इसका रेडियस x है? 2 pi x dx. 2 pi x dx. dx है, तो 2 pi x dx. इसके अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी? करंट इनसाइड दिस रिंग, करंट per unit area है at a distance J x. You can say it's kx square. तो करंट इनसाइड दिस रिंग would be kx square into 2 pi x dx. समझ में आए? Yes. तो आपने डिस्क में करंट निकालनी थी. मतलब यू सी द कंसेप्ट्स आर वेरी सिमिलर. जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे या मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे, तो आपने डिस्क को रिंग्स में डिवाइड कर लिया. पहले एक रिंग में करंट निकाल लिया, इंटीग्रेट करके पूरी डिस्क में आ जाएगी. और डिस्क में जब आ गई तो उसके बाद, बिकॉज ये मेरा एम्पियर्स लूप हो गया, Yes. तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I. I इज करंट फ्लोइंग इनसाइड दैट डिस्क. सो कंसेप्ट लिख लो, फिर सॉल्व करना. You can read as current is non-uniformly distributed. As current is non-uniformly distributed, therefore, to find magnetic field intensity, at any internal point, therefore to find magnetic field intensity at any internal point, we assume Ampere's loop to be a circle of radius r1 to find current through disk of radius r1. We divide the disk into number of rings, each of radius x in thickness dx. क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं. एरिया ऑफ वन सच रिंग. Current through ring is
JDA, J is kx square. Total current. इंटीग्रेट कर देते हैं इसको. कांस्टेंट टर्म्स आर 2 पाई k. इंटरनल पॉइंट के लिए म्यू नॉट के आर क्यूब बाय 4. शायद ऐसे ही कुछ आएगा. एम्पियर्स लॉ लगाया तो B डॉट dl. And integration of dl is R14. यही आ रहा है. यस सर. म्यू नॉट k R1 क्यूब बाय 4. यस. एक्सटर्नल पॉइंट के लिए म्यू नॉट के कैपिटल आर रेज़्ड टू पावर 4 बाय 4 स्मॉल आर. ठीक है. एक्सटर्नल पॉइंट के लिए करंट कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन की लिमिट से बदलेंगे. 0 to capital R. 0 to capital R. A हमें A दिया था ना. फिर एक्सटर्नल पॉइंट I is equals to 0 to A. एंड DI की वैल्यू थी हमारे पास this is 2 pi k A4 by 4. And Ampere's law लगाएंगे तो using Ampere's law इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगी? 2 pi small 2 pi x. Okay. क्लियर है ये? यस सर. Yes. ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड में नहीं आते, पर ये बोर्ड का प्रीवियस ईयर है. और आपकी नॉर्मल जो सारे पढ़ते रहते, प्रदीप की बुक का क्वेश्चन है. बहुत साल पहले बोर्ड में आया था ये. अब आप क्लासेस का तो शुरू हो जाए, बिकॉज नहीं तो इस साल जैसे बोर्ड एमसीक्यू लेने की सोच रहा है, आपका भी कहीं एमसीक्यूज ही ना ले ले फाइनल पेपर. बस अभी तो डेट ही उनकी इतनी लंबी आई है, 15 जुलाई से 26 अगस्त बोर्ड एग्जाम्स की. सर एमसीक्यूज फिर कंपटीशन लेवल होंगे? कोई आइडिया नहीं अभी. बोर्ड ने कहा है कि हम सैंपल पेपर भी रिलीज नहीं करेंगे. मतलब इसमें क्या है, सैंपल पेपर तो बता दो, बच्चों को पता तो चले तुम क्या दोगे. उन्होंने कहा हम ये बता देंगे कि मतलब उनका प्लान ये है कि एमसीक्यू पेपर अगर होगा तो वो चेक करना आसान है, रिजल्ट डिक्लेयर करना आसान है. बट ये है कि आपको तो मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को फिर भी थोड़ी आदत होती है एमसीक्यू करने की. बट अब एमसीक्यूज जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं उनको तो बिल्कुल हैबिट ही नहीं है एमसीक्यूज करने की. अब आप एंड मोमेंट पे आके बोलो कि हम एमसीक्यूज का पेपर लेंगे सबका, तो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले फिर भी मतलब 80-90% बच्चे तो होते हैं जो कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं. थोड़ा किया, ज्यादा किया, बट किया सबने कुछ ना कुछ. कॉमर्स और आर्ट्स वालों ने तो कुछ किया ही नहीं, उनका एमसीक्यू क्यों ले रहे हैं? अब मेरी जिनसे 2-3 से बात हुई, वो कहते हैं स्टूडेंट्स तो नॉर्मली खुश हैं कि हिस्ट्री का एमसीक्यू, बड़े बड़े आंसर नहीं याद करने पड़ेंगे, एमसीक्यू पेपर होगा.
पर हिस्ट्री में वो डिटेल्स बहुत होती हैं, वो तो अंदर से कहीं भी पूछ लेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पता नहीं, मेरे हिसाब से पेपर वैसे इजी होना चाहिए इस साल। टफ पेपर तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हम मेन सिटीज को छोड़ दें, छोटे सिटीज में बच्चों की बिल्कुल क्लासेस नहीं लगी। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जानता हूँ जहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया गया पूरा साल, सिर्फ व्हाट्सएप पे असाइनमेंट्स भेजी गई और नोट्स भेजे गए कि इसको प्रिंट करके पढ़ लो। कोई लाइव क्लास नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। और सीबीएसई खुद मानती है कि 70% स्कूल्स में इंडिया के यही हुआ है। तो पेपर उस हिसाब से आसान आना चाहिए। बच्चों की थोड़ी गलती है इसमें कि उनकी क्लासेस नहीं लग पाई। तो वैसे हमारे में चांस है एमसीक्यू होने का? अब पता नहीं यार, मतलब डिपेंड करता है ना, ये जो अब थर्ड वेव कह रहे हैं कितनी देर चलेगी, कितनी सीवियर होगी, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। अगर तो थर्ड वेव नहीं आती है, सेकेंड वेव में ही खत्म हो जाता है काम, तो फिर तो नहीं है, फिर तो आपका तो रूटीन पेपर आएगा। बट अगर थर्ड वेव भी आती है एंड अगेन स्कूल कॉलेजेस सब बंद ही रहते हैं, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। और अगर आपने थोड़ा सा अपडेटेड रहते हो, इंडिया के सारे कॉलेजेस जो होते हैं, मतलब अल्टीमेटली उनके जो रूल्स डिसाइड होते हैं वो 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एआईसीटी है चाहे यूजीसी है, जो डिसाइड करती है। एंड दे हैव अ प्लान इन माइंड कि कोरोना हो या ना हो, ठीक हो जाए बिगड़ जाए जो भी हो जाए, नेक्स्ट सेशन से 40% क्लासेस विल बी ऑनलाइन ओनली। अगर कोरोना ठीक भी हो गया, कॉलेजेस खुल भी गए, उन्होंने कहा है कि ट्राई टू हैव अ हाइब्रिड सिस्टम जहाँ पे 60% क्लासेस के लिए बच्चे स्कूल या कॉलेज आएंगे। इनफैक्ट स्कूल की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ कॉलेजेस की है। 40% लेक्चर्स ऑनलाइन ही लगेंगे। तो वैसे ठीक भी है, हफ्ते में 2 दिन सर घर पे लगा लिया, बाकी स्कूल चले गए, 3 दिन कॉलेज चले गए। मतलब उन्होंने उन्होंने तो ये भी कहा है कि एग्जाम की ऑप्शन भी बच्चों पे छोड़ दो, उन्होंने ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है। ये तो गलत है सर। इंडिया के बच्चे मतलब इतने सीधे भी नहीं है और बिना स्ट्रेस के पढ़ते भी नहीं, तो थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं देनी चाहिए इनको। लेकिन मेडिकल में प्रैक्टिकल्स ही सब कुछ होते हैं, जैसे जब तक आप ऑपरेट। हाँ, तो प्रैक्टिकल्स के लिए तो जाएंगे ना, बस मेडिकल में भी थ्योरेटिकल पेपर्स भी तो होते होंगे ना। यस। मतलब प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी पेशेंट के पास जाके कुछ दिखाना चाहते हैं, वो तो, या मान लो आपको सबसे सिंपल काम जो वो सिखाते हैं पोस्टमार्टम सिखाना है, तो वो ऑब्वियसली डेड बॉडी पे ही करोगे, वो घर बैठ के कैसे करोगे? तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा। पर जो चीजें वो कहते हैं थ्योरेटिकली हो सकती हैं, वो ऑनलाइन ही कर दो। पर मेरे को मतलब पता है इंडिया में और बाहर की कंट्रीज का सिस्टम यहाँ अडॉप्ट करने में बहुत मुश्किल है। बाहर अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको शौक है, वो इसलिए कर रहा है। इंडिया में आधे लोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है इंजीनियरिंग करनी है, पेरेंट्स ने बोला है डॉक्टर बनना है, या इसमें जॉब अच्छी मिल जाएगी इसलिए करना है। शौक नहीं है, इसमें बाद में पैसे अच्छे मिलेंगे इसलिए करना है। तो इंडिया के बच्चे अपने आप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रेस तो देना पड़ेगा। सर ये भी एक पता नहीं थोड़े टाइम पहले न्यूज़ थी कि अब इंडिया भी जो बाहर का सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर बोर्ड में ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो और उसी के बेसिस पे सारे एडमिशन होंगे थोड़े साल तक। तो ये र्यूमर है कि ठीक है सही? नहीं, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, जो इम्प्लीमेंट इस साल हो जानी थी, हुई नहीं। अब 11th में बोर्ड ने कहा है कि इम्प्लीमेंट करो, आपके लिए नहीं हुई थी इस साल से, उन्होंने कहा 11th में इम्प्लीमेंट करो। उसमें यही है कि हर स्ट्रीम का एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसे जेई मेंस होता है या नीट होता है, हर स्ट्रीम के लिए होगा। स्पेसिफिक भी होगा। स्पेसिफिक मतलब अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को बीए हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, तो मे बी शायद उसका सिर्फ हिस्ट्री का पेपर ही होगा, एमसीक्यू होगा, पूरे इंडिया का कॉमन होगा, तो उसके मार्क्स के बेस पे एडमिशन मिलेंगे। सिमिलरली आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, आपको सीए में एडमिशन लेनी है, इंटीग्रेटेड लॉ में एडमिशन लेनी है, हर चीज के लिए एंट्रेंस ही होगा, और एंट्रेंस एमसीक्यूज ही पॉसिबल होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, फिर इसकी 2 एप्लीकेशंस करेंगे। 42 तक क्वेश्चंस कर लो, मैं देखता हूँ आगे कुछ 3-4 और कर सकते हो, यहाँ कुछ हैं क्वेश्चंस तो मैं मैसेज में डाल दूंगा एचसी के कौन से करो। सर सर मुझे हाँ मैं जी, डाउट वो कब दोगे? पूछो पूछो, कौन सा डाउट? सर 42 क्वेश्चन
डाउट थे एचसी का एक दिन रख लेंगे डाउट्स का, मतलब ज्यादा होंगे नहीं, 5 से 10 डाउट्स होंगे तो एक ही दिन में हो जाएंगे। मेरे को बता देना ना, फिर मैं वो उसकी इमेज ले लूंगा ताकि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना ना पड़े या पढ़ना ना पड़े। बोर्ड पे इमेज ले लूंगा, मेरे को क्वेश्चन बता देना कौन से है बस। और आपसे क्या कुछ पूछ रहे थे? मैंने आपको मैसेज किया था, मेरे को कुछ डाउट है सर, आपने वो आगे रिप्लाई किया तो समझ नहीं आया, कब तक कांटेक्ट आपने बात करनी है ना, आप क्लास के बाद अभी मेरे को कॉल कर लो बेशक फोन पे। अभी? हाँ अभी कर लो, मैं अभी मीटिंग एंड करता हूँ, इसके बाद फोन पे कॉल कर लो। ओके।